तो अब हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पहले आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड जे थॉमसन का स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट होने की वजह से वो मानता तो था कि जे थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, तो वो जे थॉमसन के मॉडल को ही करेक्ट प्रूव करना चाहता था और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। अब उसने सोचा कि अगर अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को किसी शीट के ऊपर, मेटल शीट के ऊपर डाला जाए, तो जो एटम है, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है और सारे एटम्स में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो जब अल्फा पार्टिकल जाएंगी किसी मेटल, पतली मेटल शीट से पास करेंगी, तो उनको एटम के पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन मिलनी चाहिए, पर वो रिपल्शन बहुत कम होगी। क्यों? पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में थ्रू आउट फैला हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है, पूरे में फैला हुआ है ना, ठीक है, तो थोड़ा 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 करके सब जगह फैला हुआ है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत कम है। तो अल्फा और एटम के पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन इतनी कम होगी कि अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट सीधे ही निकल जाएंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये उसका हाइपोथेसिस था, उसको लगता था कि ऐसा होगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या था कि ऑल अल्फा पार्टिकल्स विल गो स्ट्रेट थ्रू द प्लम पुडिंग एटम्स। तो ये उसने सोचा था कि कुछ इस तरह का होगा कि ये इनकमिंग अल्फा रेज आ रही हैं यहां से, ठीक है, ये अल्फा रेज आ रही हैं और ये एटम से सीधी निकल जा रही हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ओके, तो ये सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। फिर अब देखते हैं कि क्या हुआ, उससे पहले कि एक्सपेरिमेंट उसने किस तरह से डिजाइन किया। देखो, एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करना था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाना था एक मेटल फॉइल पे, पर मेटल फॉइल बहुत पतली होनी चाहिए थी, तो गोल्ड फॉइल यहां पर यूज की। अब गोल्ड फॉइल पे ये जो हमारे पास बॉक्स दिया गया, ये लेड का बॉक्स है। लेड के बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया जो अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही है और ये बीम गोल्ड की फॉइल को क्रॉस करेगी, जाएगी, जाके सामने ये क्या है, ये जो सर्कल्स आर्क दिख रही है आपको यहां पे, ये क्या है? इट्स अ जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, ठीक है। इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई है, जिससे क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, दे स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दे प्रोड्यूस फ्लैश। तो छोटी सी फ्लैश जनरेट होती है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ, यहां पर कोई चीज स्ट्राइक की है। तो उसने तो सोचा था कि सारे पार्टिकल सीधे निकल जाने चाहिए, पर कुछ उनमें से स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए, मतलब लेस देन 90 डिग्री पे, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुए और कुछ वापस भी चले गए, मतलब 1 in 20,000 जिस रास्ते से आ रहे थे एग्जैक्टली उसी रास्ते पे वापस चले गए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं एक्सपेक्टेड? देखो, ये क्यों बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो आ रहे थे गोल्ड फॉइल की तरफ, दैट वॉज 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अल्फा पार्टिकल्स वर मूविंग एट अ 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड। और गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी? गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इतनी पतली गोल्ड फॉइल के साथ इतनी हाई स्पीड पे आने वाला पार्टिकल अगर अपने रास्ते पे वापस हो जाए, किससे? रिपल्शन से, तो ये तो ऐसी बात हुई, मतलब रदरफोर्ड के अपने वर्ड्स हैं कि इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक बॉम्ब शेल फायर किया और वो एक टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ गया, ठीक है। क्योंकि 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने वाला पार्टिकल अगर 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की पतली शीट से टकराने से पहले वापस हो जाए रिपल्शन से, तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट है। तो ये रहा उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। अब तो रिजल्ट को देखेंगे, तो रिजल्ट को किस तरह से हम दिखा सकते हैं यहां पे। तो रिजल्ट का मतलब ऐसा है कि अगर 20,000 पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है,
20,000 पार्टिकल सीधे निकल गए, एक वापस आ गया, मतलब उस एक को कुछ ऐसा मिला जिससे इतनी रिपल्शन मिली कि वो सीधा वापस हो गया। मतलब उस एक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज मिला जो बाकी 20,000 को नहीं मिला। तो मतलब अगर एटम एक स्फेयर है तो उसमें मैक्सिमम स्पेस खाली है, तभी तो 20,000 सीधे निकल पाए। एक उस जगह जाके पहुंचा था जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ नहीं है, किसी छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। इसीलिए जो अल्फा रे उस पॉइंट की तरफ आ रही थी उसको इतनी रिपल्शन मिली कि वो वापस चली गई। ठीक है, और बाकी जो इधर उधर से गए वो ऑलमोस्ट सीधे निकल गए। हाँ, जो थोड़ा नज़दीक थे वो डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल से, जो थोड़ा दूर थे वो सीधे ही निकल गए। ठीक है, तो कुछ को माइनर डिफ्लेक्शन मिली, कुछ को मेजर डिफ्लेक्शन मिली। तो ये थे एक्चुअल रिजल्ट्स। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो मेजर डिफ्लेक्शंस बाय न्यूक्लियर एटम्स। तो तब पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? एक सेंट्रल पॉइंट पे फोकस्ड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। उस सेंट्रल पॉइंट को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेंट्रल पॉइंट पे फिक्स है, उस पॉइंट को कहा गया न्यूक्लियस, और उसके आसपास का जो स्पेस है वो खाली है। अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं। पहली चीज आपको बतानी है मुझे नेक्स्ट क्लास तक कि वाई ओनली गोल्ड फॉयल, गोल्ड इतना महंगा है फिर भी गोल्ड फॉयल क्यों यूज की गई। सेकंड, सिर्फ अल्फा रेज ही क्यों यूज की गई। ठीक है, तो इन दोनों पे क्वेश्चन पे आपने सोचना है और नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। तो अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन, इनको आप नोट डाउन भी करेंगे, और ये जो डायग्राम है ये आप डायरेक्टली अपनी एनसीईआरटी बुक से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन इनको आपको लिखना है। ठीक है, तो साथ के साथ आप लिखते भी जाएंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्व क्या किया उसने कि ऑलमोस्ट 92% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हुए, मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री, और बहुत थोड़े लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हुए, मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ऑलमोस्ट 1 in 20,000 अपने रास्ते से वापस ही आ गया, रिट्रेस्ड इट्स पाथ। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस को सोच के समझ के एनालाइज करके उसने कंक्लूड किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज हॉलो। ये रदरफोर्ड का कंक्लूजन था कि मैक्सिमम स्पेस जो है एटम में वो खाली है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? सेंटर पे। तो पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, सारा का सारा मास नहीं, मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट अ स्मॉल पॉइंट जिसको न्यूक्लियस कहा गया। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटी है, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है कंपैरिजन में एटम से, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी निग्लिजिबल है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो देखिए उसने कहा कि एटम का जो डायमेंशन है या टोटल डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर है, जिसमें न्यूक्लियस का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻⁻15 है। तो एटम हो गया 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस हो गया 10⁻⁻15, मतलब एटम न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन की वजह से ये घूमता है, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। किस तरह से घूमेंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसने कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है कि रेस्ट पे हैं और खाली बैठे हुए हैं, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि ना सर्कुलर पाथ, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कौन सी मिल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग द, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज द एटम, सेंटर पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू mv² बाय आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। दैट इज क्लियर। तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स।